महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीपी के अजीत गुट की तरफ से शरद पवार पर बड़े आरोप लगाए गए। अजीत गुट के बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल। एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इसमें शरद पवार पर सीधा निशाना प्रफुल्ल पटेल ने साधा है। प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि 2019 में शरद पवार पार्टी विधायकों की राय के खिलाफ गए थे। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी तो एनसीपी के 54 में से 51 विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन तब शरद पवार ने इन्हें रोक दिया था। प्रफुल्ल पटेल का आरोप है उस वक्त एनसीपी का नेतृत्व सही समय पर यह फैसला नहीं ले पाया था। एनसीपी के अजीत गुट की तरफ से शरद पवार पर यह बड़ा हमला किया गया। पार्टी विधायकों की राय के खिलाफ गए थे शरद पवार। बीजेपी के साथ सरकार बनाने से शरद पवार ने रोक दिया था। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने पर यह तैयारी की गई थी। 51 विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। यह बड़ा दावा है जो प्रफुल्ल पटेल की तरफ से किया गया है। और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है शरद पवार को, उसके बाद अब यहां सवाल उठेगा कि क्या अजीत गुट ने अपनी रणनीति में तब्दीली की है, क्योंकि रविवार का दिन जब अजीत गुट शामिल हुआ एकनाथ शिंदे सरकार में, तब से लगातार शरद पवार को लेकर बहुत संभल कर बयान और हमला तो बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन अब यहां पर शरद पवार को लेकर रुख बदलता हुआ अजीत गुट का निशाने पर शरद पवार को लिया जा रहा है, जिन्हें कल तक अजीत गुट के नेता पार्टी का अध्यक्ष बता रहे थे, जिन्हें कल तक अजीत गुट के नेता सम्मानीय नेता बता रहे थे। कल तक अजीत गुट के नेताओं को शरद पवार से आशीर्वाद मिलने की उम्मीद थी, उसके आस में थे वो। और अब ये बड़ी खबर है, प्रफुल्ल पटेल ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में सीधे निशाने पर लिया है शरद पवार को। शरद पवार विधायकों की इच्छा के विरुद्ध गए। 51 विधायक चाहते थे कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया जाए, लेकिन शरद पवार ने उनकी नहीं सुनी। बीजेपी के साथ जाने से शरद पवार ने एनसीपी विधायकों को रोका। तो यह सीधा हमला प्रफुल्ल पटेल की तरफ से शरद पवार पर किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि कल ही शरद पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और साथ ही आपको बताते हैं अजीत पवार मंत्रालय के लिए निकले हैं। इस वक्त का ये अपडेट है, अजीत पवार मंत्रालय के लिए निकले हैं। एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद मंत्रालय के लिए निकले हैं अजीत पवार, ये जानकारी सामने आ रही है। शिंदे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अजीत पवार निकल गए हैं। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रौनक कुकरे से कि जिस बैठक के लिए अजीत पवार निकले हैं, क्या उस बैठक में तय कर लिया जाएगा कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाएगा? रौनक जी देखिए रोमाना, उम्मीद तो यही है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद पोर्टफोलियो जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद ये लगभग साफ हो जाएगा कि कौन सा विभाग जो है मंत्रियों के पास अब जाने वाला है। लेकिन प्रमुखता से जो थोड़ी देर पहले आप जिस खबर का जिक्र कर रही थी, प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में जो बड़ी बातें कही है, अनौपचारिक तौर पर भी जब प्रफुल्ल पटेल ने कुछ पत्रकारों से बात की तब भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार लगभग ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार अब गिर सकती है, उस वक्त एनसीपी के 54 में से 51 ऐसे विधायक थे जिन्होंने लिखित तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कहा था कि हम बीजेपी के साथ हमें जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण है कि राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो दी जा सकती है। और क्योंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या अगर देखें तो महाराष्ट्र में 106 बीजेपी के विधायक है और उन्हें जो निर्दलीय विधायकों का समर्थन है उसको मिलाकर 115 ये संख्या हो जाती है। तो बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग पार्टी है और ऐसे में एक स्टेबल गवर्नमेंट रही तो केंद्र सरकार से आने वाले फंड से भी कई जगहों पर विधायकों के काम जो है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद शरद पवार ने जो है वो इन विधायकों की बात नहीं मानी और उसमें काफ़ी देरी कर दी और उस देरी को आप कहीं ना कहीं अजीत पवार ने सुधारा है। ये दावा जो है वो प्रफुल्ल पटेल की तरफ से किया जा रहा है। इसे सीधे तौर पर शरद पवार पर एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रफुल्ल पटेल के इस दावे पर शरद पवार का क्या रुख रहता है, क्योंकि रोमाना आज शरद पवार दिन भर मुंबई में है
और वे कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीदें की जा रही है कि कई लेकिन विधायक सवाल भी तो अब ये पूछा जाएगा ना, रौनक रहिए मेरे साथ, मैं में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए निधि श्री भी मौजूद हैं वाईबी चौहान सेंटर से, साथ ही आप देख रहे हैं मृत्युंजय सिंह तिलक भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अब सवाल तो ये पूछा जाएगा, क्या ये मान लिया जाए कि अब बिना किसी लाग लपेट के सीधी आर पार चाचा और भतीजे के बीच, क्योंकि यहां पर सीधा डायरेक्ट हमला शरद पवार पर, और उसकी शुरुआत अजीत गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कर दी है। जितेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल। कल तक देखिए, कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें अजीत पवार ने यही कहा था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जो है वो शरद पवार ही हैं, और ये भी कहा था कि जो है उनसे बातचीत होगी। और ये जो छगन भुजबल भी इस तरह का बयान दे रहे थे कि जो विवाद चल रहा है वो विवाद खत्म हो जाएगा और दोनों गुट साथ में आ जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह का ये बयान प्रफुल्ल पटेल का आया है, उससे सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि अब ये आर पार की लड़ाई हो गई है, सीधी लड़ाई हो गई है शरद पवार गुट के बीच में और अजीत पवार गुट के बीच में। मैं आपको और एक बात बता दूं, जो आज एक अहम डेवलपमेंट होने वाला है वो शिवसेना की ओर से है। शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे आज एक बैठक ले रहे हैं। पार्टी के जो तमाम विधायक और सांसद हैं, इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी, और इस बैठक में एक अहम चर्चा इस बात को लेकर होने वाली है कि अब महाविकास आघाड़ी के साथ भविष्य में क्या करना है। इस बात पर भी चर्चा होने वाली है कि क्या अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट महाविकास आघाड़ी के साथ आगे कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। क्योंकि देखिए, जब जिस तरह से महाविकास आघाड़ी जो है 3 पार्टियों की बनी, लेकिन उसमें से एनसीपी अब लगभग खत्म सी हो गई है, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो है वो, जैसा कि दावा कर रहे हैं अजीत पवार, उनके साथ चले गए हैं, तो वो दो फाड़ हो गई है। और कांग्रेस की हालत पहले से ही महाराष्ट्र में पतली है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है, और अब इस 3 पार्टियों के गठबंधन के साथ रहना है या नहीं रहना है, इस सवाल पर आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है चर्चा करेगा। मैं लौटूंगी आपके पास जितेंद्र। निधि श्री का रुख करते हैं, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब शरद पवार गुट, उसकी कितनी ताकत बाकी रह गई है, इसी का आंकलन यहां वाईबी चौहान सेंटर में आज हो जाएगा। निधि, बिल्कुल रोमाना, देखिए आज रिवोल्ट का एक तरीके से देखा जाए तो तीसरा दिन है, और आज के दिन शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर पहुंचेंगे। हालांकि इस वक्त वो सिल्वर ओक अपने आवास पर है और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ विधायकों से। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए भी है रोमाना कि अब तक जो है वो एनसीपी दावा कर रही थी कि 54 में से 9 विधायक जिन्होंने शपथ लिया, उनके अलावा बाकी सब हमारे साथ है। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई गवर्नर को, और उसमें कहा गया कि 40 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है। तो शक्ति का जो टेस्ट है वो आज वाईबी चौहान सेंटर पर देखा जाएगा, जब शरद पवार पहुंचेंगे। और उसके बाद कितने विधायक यहां पर मिलने आते हैं, कितने विधायक अपना समर्थन जताते हैं फिजिकली यहां प्रेजेंट होकर, और ये बताते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं। देखिए, कल पिछले 3 दिनों में अब तक 1 सांसद और 2 विधायकों ने यू टर्न लिया है और शरद पवार के साथ आए हैं, जिसमें मकरंद पाटिल है, बाला साहेब पाटिल है, दोनों विधायक, और इसके अलावा अमोल कोले, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि साहेब के साथ हम हैं। क्या इन तीनों के अलावा बाकी विधायक भी शरद पवार के साथ आते हैं? एनसीपी लगातार कह रही है कि हमने 3 दिन का समय दिया है, और 3 दिन में आप देखते जाइए कितने विधायक हमारे पास वापस आते हैं। तो आज क्या वापसी होगी, घर वापसी होगी, इसको देखने को यहाँ से मिल सकता है। और शक्ति का एक तरीके से कहा जाए तो ट्रेलर देखने को मिलेगा जब शरद पवार जो है वो यहाँ पहुंचेंगे चौहान सेंटर पर। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही शरद पवार यहाँ पर पहुंचते हैं, एक एक करके विधायकों का आना शुरू होगा। जी बिल्कुल, दोपहर 1 बजे ये बैठक बुलाई गई है एनसीपी की तरफ से, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संख्या कितनी विधायकों की यहां शरद पवार के सामने नजर आती है। आज उसी से पता चल पाएगा कि आखिरकार एनसीपी किसकी, जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। और इस बीच आपको बता दूं, मंत्रालय जाने से पहले अजीत पवार ने अपने साथियों के साथ बैठक की है, जिसमें वो मंत्री शामिल हैं जिन्होंने उनके साथ शपथ ली। अजीत के घर पहुंचे थे एनसीपी के नए मंत्री। सीएम शिंदे की बैठक में जाने से पहले यह बड़ी मीटिंग हुई है, और इसमें हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल मौजूद रहे बैठक में। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं रौनक कुकरी के पास, उसके बाद मैं मृत्युंजय आपके पास भी आऊंगी। लेकिन रौनक, ये जो बैठक हुई है मंत्रालय जाने से पहले, जो अजीत पवार ने अपने घर पर नए मंत्रियों के साथ एनसीपी की बैठक की है,
उसमें किस तरीके की रणनीति बनाई गई है और क्या उस बैठक में सिर्फ इन मंत्रियों को ही बुलाया गया था? क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि अजीत पवार ने तमाम जो उनके साथी विधायक हैं जिनका साथ होने का वो दावा कर रहे हैं उन्हें भी बुलाया घर पर। जी देखिए रोमाना, अजीत पवार की स्टाइल रही है। अजीत पवार पिछले कई सालों से जब भी मंत्री बने हैं, ये तो एनसीपी की एक स्टाइल रही है कि कैबिनेट बैठक के पहले वे अपने लोगों के साथ एक प्री कैबिनेट बैठक जो है करते हैं, जिसमें इस बात की रणनीति तय की जाती है कि कौन सा प्रस्ताव आज कौन से मुद्दे एजेंडे पर है और अगर ये मुद्दे एजेंडे पर आते हैं तो उस पर पार्टी के तौर पर अपना क्या रुख रहेगा। तो उसके सिलसिले में अजीत पवार के घर पर ये सभी नेता जुटे थे जो कि कैबिनेट का हिस्सा है और वहां से वे सीधे अब मंत्रालय की तरफ निकले हैं। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अब से लगभग पौने घंटे के बाद जो है कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र की सियासी हलचल में आज जब बैठकों का दिन है तो आपकी नजर कहां पर? रोमाना, आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक होने वाली थी तिलक भवन में, लेकिन लोकेशन बदल गया है। अब विधान भवन में कांग्रेस दफ्तर में बैठक होने जा रही है और थोड़ी देर बाद वो बैठक शुरू होगी। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बैठकों का दौर जारी है। एक शिवसेना बैठक कर रही है, कैबिनेट की मीटिंग है और कांग्रेस भी बैठक कर रही है। कांग्रेस अब अपने आप को देख रही है कि वो एमवीए में कहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी, इन तीन, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इन तीन को मिलाकर एमवीए बना हुआ था मुख्य दलों को। लेकिन इसमें देखिए शिवसेना टूट चुकी है। उनके 54 में से 40 विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए और अब एनसीपी का भी वही हाल है। तो यानी एमवीए में बचा क्या? तो क्या कोई तर्क रहता है एमवीए में बने रहने का, या फिर अब वो सीधे तौर पर शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन कहलाएगा और शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन सीधे एक मंच पर ये कहीं ना कहीं अस्वीकार्य ही नजर आएगा, क्योंकि स्थितियां काफी कुछ शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ चली जाएंगी। तो ऐसे पर अब कांग्रेस भी फैसला लेगी कि आखिरकार हमें क्या करना है और यहाँ जो फैसला लिया जाएगा वो आला कमान को, यानी कि दिल्ली भेजा जाएगा, केंद्रीय नेताओं को भेजा जाएगा वहां पर दिल्ली में, और वहां पर फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार भविष्य क्या है एमवीए का और कांग्रेस को किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या गठबंधन में बने रहना है या फिर अब एकला चलो वाली राजनीति करनी है, कांग्रेस अपने अलग रास्ते पर चलेगी। जी, लेकिन देखिए जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस को फैसला करना है, एकला चलो वाली राह पर उसको चलना है, क्या इसी दिशा में जितेंद्र दीक्षित भी उससे पहले बात कर रहे थे कि साहब शिवसेना में भी कुछ इसी बात को लेकर मंथन होना है कि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या रहने वाला है। पर जितेंद्र, सवाल यहां पर यह बड़ा हो जाता है कि महाराष्ट्र की 2024 विधानसभा चुनाव वाली लड़ाई से पहले 2024 लोकसभा की लड़ाई है ना, और उस 2024 लोकसभा की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता, जिसका ढोल लगातार इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से पीटा जा रहा है, ऐसे में क्या इतनी जल्दी महाविकास आघाड़ी को डिसमेंटल करने का रिस्क ये विपक्ष के नेता लेंगे? जितेंद्र दीक्षित, देखिए महाविकास आघाड़ी जो सामने स्थितियां नजर आ रही हैं रोमाना, उससे यही नजर आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है पूरी तरह से कमजोर हो गई है। 3 घटक दल हैं महाविकास आघाड़ी के, शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी और कांग्रेस। उसमें से 2 पार्टियां जो है वो बिखर चुकी हैं। शिवसेना बिखर चुकी है, 2 धड़ों में बट गई। इसके अलावा एनसीपी 2 धड़ों में बट गई और कांग्रेस जो तीसरी और सबसे छोटी पार्टी थी इस घटक दल की, उसकी हालत भी काफी पतली है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से एनसीपी टूटी है, उसको साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ही जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी जो है इन 2.5 सालों में मजबूत हो रही थी, वो एक चैलेंजर बनकर उभर रही थी बीजेपी के लिए। और बीजेपी को अगर वापस से 2024 में सत्ता में लौटना है तो ऐसे में महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें हासिल करना उसके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र की, और अगर यहां पर विपक्ष मजबूत रहता तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती थी। और ये ऑपरेशन उसी को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कराया गया है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र की हलचल पर नजर बनी हुई है और सवाल यही कि महाराष्ट्र में आखिरकार बीजेपी वर्सेस कौन होगा, क्या होगा, इसकी तस्वीर भी क्या आज इन बैठकों से साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। बिहार से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हरिवंश ने मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार और हरिवंश की ये बड़ी मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक बताया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चली है, बात हुई है। सोमवार शाम को
नीतीश और हरिवंश के बीच ये मुलाकात। आपको बता दें, हरिवंश को नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का ही करीबी माना जाता है। जेडीयू से ही हरिवंश, जिनको जेडीयू ने राज्यसभा भेजा था। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, को जानकारी मिल पा रही है कि ये जो बातचीत हुई है नीतीश और हरिवंश की, इसका लब्बो-लुबाब क्या था? रोमाना, ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी खबर है और ख़ासतौर से तब जब तेजस्वी चार्जशीटेड हुए हैं, उसके बाद से जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, तो उसमें ये बड़ी खबर है कि क्या हरिवंश जी की मुलाकात जो नीतीश कुमार से हुई है, क्या वो सिर्फ एक औपचारिकता है, जिस औपचारिकता में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों से एक एक कर मिल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उसी कड़ी का ये हिस्सा है? लेकिन राजनीति तो कुछ और कहता है। राजनीति कहती है कि इस वक्त में हरिवंश जी से जो मुलाकात हुई है उसके बड़े मायने हैं। हालांकि सियासत में कोई कभी कह नहीं सकता है कि आखिर मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो ऐसे में हरिवंश जी से मुलाकात होना, और ख़ास तौर से तब जब से वो दोबारा उपसभापति बनाए गए थे, उसके बाद से उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी। तो ऐसे में ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये जो शुरू हुआ है, माफ़ कीजिएगा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, रोमाना, तो ये जो बातचीत हुई है, इस बातचीत में क्या निकल कर सामने आता है? मुझे याद है वो किस्सा जब हरिवंश जी को उपसभापति बनाए जाने के लिए नाम लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हरिवंश जी को ही उपसभापति बनाया जाए, तो इसको लेकर के जेडीयू में काफ़ी गुस्सा था कि नाम लेकर उन्होंने कैसे प्रस्ताव दिया। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, ये कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार तुरंत महागठबंधन छोड़ के जा सकते हैं या दोबारा वो किसी और जा सकते हैं। लेकिन ये मुलाकात काफ़ी अहम है। रोमाना, देखिए, सवाल तो तब भी उठे थे जब पूरे विपक्ष की तरफ से बहिष्कार किया गया था नए संसद के उद्घाटन का, और उपसभापति के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद से अब तक कोई मुलाकात नहीं। यही पहली मुलाकात, प्रकाश? बिल्कुल, न सिर्फ मुलाकात कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिवंश जी से फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हो रही थी। तो जाहिर है कि दोनों की मुलाकात ये पटना में होना, और सिर्फ कल शाम में वो 5 बजे आए थे और 6:30 बजे निकले, यानी 1.5 घंटे तक मुलाकात होना हरिवंश जी से। क्या पुरानी बातें हुई होंगी, क्या आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कैसे किस ओर राजनीति जा सकती है, और हरिवंश जी का क्या रोल हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि और बिहार और पटना के सियासी गलियारों में क्या कयास लग रहे हैं इस बैठक और मुलाकात को लेकर? क्या दिल्ली से भेजे गए दूत के तौर पर देखा जा रहा है हरिवंश नारायण सिंह को पटना में? ये खबर एबीपी न्यूज़ पर ब्रेक हुई है। अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि हरिवंश जी की मुलाकात नीतीश कुमार से, और वो भी 1.5 घंटे तक चली है। तो जाहिर है कि कुछ करीबी लोग ही थे जिन्हें पता था, लेकिन बाकी लोगों को हमारे चैनल एबीपी न्यूज़ के माध्यम से ही पता चल रहा होगा कि हरिवंश की मुलाकात नीतीश कुमार की 1.5 घंटे तक हुई है। और इस मुलाकात को लेकर जाहिर है कि कयास लगाए जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस बात को हर कोई जानता था कि नीतीश कुमार और हरिवंश जी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हो रही थी। हरिवंश जी पटना इसी दौरान में, जब से वो महागठबंधन में गए हैं और उपसभापति बने हैं, कई दफ़े पटना आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हुई थी। तो जाहिर है कि ऐसे मौके पर, जहाँ पर कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में हरिवंश जी का पटना आना, 1.5 घंटे तक मुलाकात करना, ये बहुत सारे कयासों को पैदा कर रहा है। और नीतीश कुमार से जो बातचीत नहीं हो रही थी, उसके पीछे की क्या वजह बताई जाती है? क्या किसी तरीके का मनमुटाव, नाराजगी? नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे क्या कि पार्टी लाइन जो है उसके अनुरूप जो है वो पार्टी से अलग हटकर उपसभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन किया जा रहा था हरिवंश नारायण सिंह की तरफ से, इसको लेकर किसी तरीके का कोई मनमुटाव था क्या? देखिए, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद फ़ोन किया नीतीश कुमार को और नाम लेकर के कहा था कि वो हरिवंश नारायण सिंह को ही उपसभापति बनाना चाहते हैं। तो इस तेवर को लेकर के
जेडीयू के अंदर में काफ़ी नाराज़गी थी और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और उसके बाद से उन्हें लग रहा था कि हरिवंश जो है वो बीजेपी के ज्यादा करीब आ चुके हैं और उन्हीं के कहने पर वो चल रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे साथ रहिए प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव मौजूद हैं। जरा शक्ति जी से जानते हैं। शक्ति जी, आप तक पहुंची है खबर या नहीं? हरिवंश जी बिहार पटना आए और सोमवार मतलब कल करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से। आप किस रूप में देख रहे हैं इस मुलाकात को? संपर्क नहीं हो रहा है हमारा शक्ति यादव से, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जी प्रकाश, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, तो दूरियां जो वो बन रही थी नीतीश कुमार की, और वो इस बात को लेकर चल रहा था कि बीजेपी, एक तो नीतीश कुमार पहले से ही नाराज, एक बार फिर से आपको रोकूंगी। अब जानकारी मिल रही है कि अब हमारे साथ हैं शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आती है। ये मुलाकात हुई है सर हरिवंश जी से नीतीश कुमार की, कल शाम में बताया जा रहा है 1.5 घंटे तक मुलाकात चली और बड़े लंबे अरसे के बाद दोनों के बीच ये मुलाकात हो रही है। कुछ मायने समझ में आ रहे हैं क्या? देखिए, हरिवंश जी जनता दल युग के सांसद हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता दल युग के वरिष्ठ नेता हैं। तो अगर उनसे मिलते हैं तो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। तो लोग ये कयास लगा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब पार्टी का अपना मामला हो सकता है क्योंकि जेडीयू से जुड़े रहे हैं हरिवंश जी। लेकिन सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं सर क्योंकि हरिवंश जी की जो करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है वो भी तो जग जाहिर है ना। और ऐसे में क्या अब ये कयास नहीं लगाए जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं दिल्ली के दूत बनकर हरिवंश जी पहुंचे हैं बिहार पटना, नीतीश कुमार से ये मुलाकात, कहीं महागठबंधन पर तलवार तो नहीं लटक रही? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर। सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल एजेंसियों का भी नहीं कर रही है, कई तरह के हथकंडे भी वो अपना रही है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, इस बार की जो विपक्षी एकता है, इनके राजनीतिक ताबूत के अंतिम कील ठोकने तक चुप नहीं बैठे। नहीं तो क्या आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि हरिवंश जी कोई दिल्ली का केंद्र का संदेश लेकर हो सकता है आए हो मुलाकात करने के लिए? आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या ऐसी संभावना लग रही है? 24 में उनके समय समाप्त हो रहे हैं तो हो सकता है मिल रहे हैं, यह भी दृष्टिकोण हो सकता है कि फिर वो हांडी द्वारा इधर से चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे तो उनका पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन लोग मिलते ही हैं, चूंकि समय बहुत बचा नहीं है। इन परिस्थितियों में लोग मिलकर के बहुत चीजों को ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, यह भी दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन भाजपा अगर कोई अपना दृष्टिकोण देखना चाहती है तो उसको वो स्वतंत्र है देखने के लिए। आपदा में भी अवसर तलाशने की आदत भाजपा की रही है, तो ऐसे परसेप्शन एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है सर, भाजपा के परसेप्शन से अलग हटकर आरजेडी का परसेप्शन क्या है इस मीटिंग को लेकर? क्योंकि हैरानी इसलिए हो रही है, लंबे वक्त से मुलाकात तो दूर, ये भी माना जा रहा था कि बात तक नहीं हो रही है नीतीश कुमार की हरिवंश जी से, और अब अचानक से मुलाकात, और वो भी 1.5 घंटे लंबी मुलाकात। शक्ति जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरिवंश जी ने कभी टाइम मांगा और नीतीश जी ने टाइम नहीं दिया। वो उनका निर्णय था कि पार्टी के निर्णय से अलग हट करके वो अपना उपसभापति की भूमिका वहां अदा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे थे। लेकिन कोई अपना चीजों को लेकर के वो आए मिले, वो उनका मामला है। मैं जानता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कई तरह के एलिमेंट्स कई तरह की भूमिका में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। नए एलिमेंटों के जो भी प्रस्ताव किसी प्रकार के अगर आपके द्वारा जो कही जा रही है, ये सब कहीं से दूर दूर तक संभव ही नहीं है। 17 और 23 काफी अंतर है, याद रखिएगा। 17 और 23 एक समान नहीं है। बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। शक्ति यादव दो टूक अंदाज में कहते हुए कि 17 और 23 में बहुत फर्क है, 17 वाला मामला 23 में नहीं होने वाला। और महागठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तलवार लटक रही है खतरे की महागठबंधन पर, उन तमाम कयासों को खारिज करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव को आप सुन रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, आपको बता देते हैं। यूसीसी से सिखों के आनंद मैरिज एक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख विवाह के रीति रिवाज पहले जैसे ही रहेंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादियों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के प्रावधान की पूरी संभावना है और आनंद मैरिज एक्ट में शादियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से ही है।
सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे अहम बात यह है रोमाना की साल 1909 का ये आनंद मैरिज एक्ट है और उसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि सिख धर्म में जो शादियों के रीति रिवाज हैं उनका पूरा उनकी डिटेलिंग है और एक रजिस्ट्रेशन की बात कही गई। वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है शादियों का। हमारी जानकारी ये कहती है कि यूसीसी से इस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। जो रीति रिवाज हैं सारे वो पहले जैसे ही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जो शादियों का होता आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही है। और चूंकि यूसीसी में देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का प्रावधान है, जो हमारी जानकारी हमारे सूत्र कहते हैं रोमाना, और वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज आनंद मैरिज एक्ट में पहले से ही है। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है। उसके तहत बताइए मुझे, ये आनंद मैरिज एक्ट जो है इसमें जो शादियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है वो रजिस्ट्रेशन कहां पर? देखिए, ये जो प्रावधान है ये आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है। इस एक्ट की हम बात करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के तहत है और उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है और वो चलता रहेगा। लेकिन जहां पर जैसे कि अभी भी जो आनंद इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और जो सरकार रजिस्ट्रेशन का नियम लेकर आएगी फिर उसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना तो होगा ना? मतलब ये चलता रहेगा और वो अलग से करवाना होगा। मैं वही आपको कह रहा हूं कि अभी भी वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो अभी भी हो रहे हैं। जिनको भी आवश्यकता होती है, फॉरेन जाना होता है, वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो अभी भी चल रहा है। तो उस पर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जो सबसे अहम बात है रोमाना वो है सक्सेशन को लेकर के, वो है डिवोर्स को लेकर के, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, ये सारे इश्यूज हैं। और ये सारे इश्यूज जो हैं वो आनंद मैरिज एक्ट के परव्यू से पहले से ही बाहर हैं। यहाँ पर वो साइलेंट है, पहले से वो। मैं आपको रोक रही हूँ अभिषेक, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खबर मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूसीसी पर पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की खबर है। आप जानते हैं कल देर रात इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। और अब खबर ये कि इसी मुद्दे को लेकर पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में तैयारी पूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिल लाने की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। क्या डिटेल्स अंकित? हमारे इस वक्त बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि पहुंचे प्रधानमंत्री के निवास पर और प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे वहां पर। कल रात हमने देखा था और उस दौरान आवाज साफ नहीं आ रही अंकित गुप्ता आपकी, मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। मुझे लगता है जल्दी से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं इस वक्त, उन्हीं से एक रिएक्शन लेते हैं। इसका मतलब तो साफ है अभिषेक उपाध्याय कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। इसी के अब ये आसार नजर आ रहे हैं। साफ है, जो हमने 16 जून को एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि उत्तराखंड का यूसीसी देश की यूसीसी का टेम्पलेट बनने जा रहा है। सीधा सा आशय वही है कि उत्तराखंड की जो ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई है वही रिपोर्ट देश के यूसीसी का मानक बनेगी और कमोबेश देश का यूसीसी उसी के आधार पर डिजाइन किया जाएगा। इसीलिए एचएम से, होम मिनिस्टर से कल रात मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री से मुलाकात के भी मायने यही हैं और ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट होगा। आपको जरा सा रोकूंगी, इस वक्त अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये बैठक, ये मुलाकात जो पुष्कर सिंह धामी और साथ में उनके रंजना देसाई भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, ये 11:10 के आसपास जो है पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल रात में हमने देखा था कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी और वो बैठक भी काफी देर तक चली थी और उस दौरान भी रंजना देसाई मौजूद थी। और अभी जो जानकारी मिल रही है 11:10 के आसपास जो है पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और इस वक्त अभी ये मुलाकात चल रही है। रोमाना, एक और बड़ी खबर देना चाहूंगा और वो ये है कि मुमकिन है, काफी हद तक मुमकिन है कि पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री आवास से आने के बाद में मीडिया के सामने कुछ अपनी
अपनी बातें रखें और उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। तो मुमकिन है कि कल रात में जो बात हुई है, प्रधानमंत्री से जो बात हुई है, वो हालांकि उत्तराखंड को लेकर के जो यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के तैयारियों की बात हो रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे कि ये बात सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। चर्चा ये हो रही है कि उत्तराखंड की तर्ज पर ही जो देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो लाया जा सकता है, और इसी वजह से उत्तराखंड में रायशुमारी हो गई है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। और उसी तर्ज पर आप ये जो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, अभिषेक भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कमोवेश उसी तर्ज पर देश के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जा सकता है। और जो सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि काफी हद तक मुमकिन है कि इसी सत्र में, मानसून सत्र में लाया जाए। लेकिन एक और जानकारी इसी में ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि यह बिल इस सत्र में लाया जाए, लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया जाता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, तो फिर मुमकिन है, फिर मैं दोहरा रहा हूं शब्द मुमकिन है, कि उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और उसके बाद में ये जो बिल है ये विंटर सेशन में पास करवाया जाए। इस तरीके की कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड का तो ड्राफ्ट जो है तैयार हो गया है, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, वो एबीपी न्यूज की उस खबर पर मोहर लगा रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता। अभिषेक उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आइए सीधे रुख करते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रवक्ता गौरव भाटिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी, अभी आदेश आया नहीं था, लेकिन ये टिप्पणियां थी जो रिपोर्ट हुई, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने हिस्से का जो पैसा जमा कराना है वो नहीं करा रही, जिससे आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है उसमें लागू करने में देरी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करके कहा, इश्तिहार के लिए तुम्हारे पास रुपया है, आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है इसको लागू करने के लिए रुपया नहीं है। 3 साल का पूरा विश्लेषण, पूरा खाका, कितना रुपया इश्तिहार में इस घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका ब्यौरा हलफनामे के साथ शपथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें। और इसीलिए आज ये प्रश्न उठाया जाएगा, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने के बाद पकड़े जाते हैं तो कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है।